हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल मेंटोर मी। सो लास्ट और फाइनल जो अपनी वीडियो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वो ये वीडियो रहेगी पार्ट थर्ड करंट अफेयर्स का। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है आपकी। फर्स्ट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। अब रिवर्स को लिंक करने की ज़रूरत क्या होती है, ताकि अगर एक रिवर में आपका पानी ज़्यादा है और दूसरे में डेफिसिट है, तो जिसमें पानी ज़्यादा है उससे हम सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र कर सकें डेफिसिट बेसिन्स के अंदर। तो दैट इज बेसिकली द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो नेशनल इनिशिएटिव है पानी को ट्रांसफर करने का सरप्लस से डेफिसिट बेसिन्स पे। तो अभी रिसेंटली कुछ वाटर इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे वन इज योर केन वेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का, उसको बेटवा रिवर में ट्रांसफर करना है। अब कुछ हम फीचर्स देखें और इसके बेनिफिट्स देखें क्या है। जैसे एक डैम है लोकेटेड केन रिवर के ऊपर, दैट इज द धोधान डैम। इरिगेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो जो 10 लाख हेक्टर्स का लैंड होगा बेटवा रिवर वाले रीजन में, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर पाएंगे। 13 लाख पीपल को हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसकी हेल्प से हम हाइड्रो पावर को भी जनरेट कर पाएंगे क्लोज टू 103 मेगावाट्स। तो अब इसमें कंसर्न्स क्या हैं और अभी तक इसमें कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। इस एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करते हैं, तो पहला तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होगा कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसकी सबमर्जेंस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पानी ज़्यादा आ जाएगा बेटवा रिवर में, तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व वहाँ पे लोकेटेड है, उसमें फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सेकंड इज द वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट। अब पानी ज़्यादा होगा, फ्लडिंग ज़्यादा होगी, तो वाइल्ड लाइफ वहाँ से फिर मूव ऑन कर जाएगी। थर्डली ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज, क्योंकि उस एरिया में ट्राइबल्स भी रहते हैं, तो पानी ज़्यादा वहाँ पर अगर भर जाएगा तो ट्राइबल्स के भी लाइवलीहुड पे इशू आ जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी तक पूरी तरह से प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है। तो करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, तो इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। जैसे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हमारे देश में जितनी भी रिवर्स हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे। तो अब लिंक कर देंगे, तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में ये पहला प्रोजेक्ट है। जैसे अभी कृष्णा गोदावरी है, उसको भी हम लिंक करने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। एमओयू साइन किया गया था 2021 में। एमओयू इज बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो वर्क है वो अभी प्रोग्रेस में है। रुका क्यों हुआ है, जो हमने अभी के इश्यूज देखे उसकी वजह से। सो सेकेंड इज गोदावरी कृष्णा रिवर लिंकिंग। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो गोदावरी रिवर का सरप्लस वाटर है, उसको कृष्णा रिवर में हमने ट्रांसफर करना है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो कृष्णा रिवर है उसमें हमें देखते हैं कि पानी का जो लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स उस एरिया में होते हैं। लेकिन गोदावरी की जब हम बात करते हैं, तो गोदावरी में मानसून का सरप्लस वाटर होता है। तो देर इज़ अ नीड कि जहाँ पे फ्लडिंग है वहाँ से पानी निकाल के जहाँ पे ड्रॉट है वहाँ पर पानी को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दैट्स वाई गोदावरी को कृष्णा के साथ लिंक किया जा रहा है, ताकि गोदावरी का सरप्लस वाटर कृष्णा तक पहुँच सके। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक इसमें एक पत्ती सीमा लिफ्ट स्कीम है, पोलावरम प्रोजेक्ट है, कैनाल्स हैं, पंपिंग स्टेशन हैं, जो इस गोदावरी कृष्णा रिवर इंटरलिंकिंग में सब रहेंगे। तो इसके बेनिफिट्स और कंसर्न्स की अगर हम बात करें, एक तो बेनिफिट्स इसका ये होगा कि राउंड द ईयर हम इरिगेशन कर पाएंगे कृष्णा बेसिन में भी, क्योंकि जब पानी सरप्लस होगा तो इरिगेशन भी हम कर पाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें, तो बेनिफिट तो सबसे बड़ा इसका यही रहेगा कि हम अराउंड द ईयर इरिगेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। कृष्णा का जो बेसिन है, ऑब्वियसली पानी ज़्यादा होगा, सरप्लस होगा, तो इरिगेशन भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर जो होगा वो हम रायलासीमा और जो बाकी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस है कृष्णा रिवर की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बट स्टिल कंसर्न्स तो इसमें भी हैं। पहला कंसर्न तो यही है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, ह्यूज कॉस्ट। सेकेंड इज देर इज इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब एक स्टेट अपना पानी दूसरी स्टेट को कैसे देगी, तो ये भी एक डिस्प्यूट होगा। एंड जो लोग उस एरिया में बसे होंगे, उनके रिहेबिलिटेशन का इशू भी यहाँ पर एक कंसर्न हो जाएगा।
नेक्स्ट इज डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ये डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि जो आपकी हाइड्रो पावर है वो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें। तो अभी हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं लाइक हमने पेरिस एग्रीमेंट जो साइन किया था 2015 में, उसमें हमने अपने एनडीसीज दिए थे, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो उसमें हमने कहा था कि हम अब शिफ्ट करेंगे क्लीन एनर्जी पर। लाइक जो 50% एनर्जी हम अपने देश में बना रहे हैं वो क्लीन एनर्जी होगी, ग्रीन एनर्जी होगी। तो उसके लिए डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की हमें ज़रूरत है। एक तो क्लाइमेट गोल्स के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन नेटवर्क्स अक्रॉस इंडिया बनाने के लिए हमें डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जोन्स होती है हिमालयाज की, वहां पर हमें बनाने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई इनको बार बार जो होते हैं उसमें कोई इश्यूज आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेटिक इश्यूज उसमें आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट को। तो ये कुछ मेजर आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इंडिया में चल रहे हैं। जैसे देयर इज अ तेहरी डैम, उत्तराखंड में जो लोकेटेड है। ये इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम्स है। तो ये मल्टीपर्पज होगा क्योंकि इससे तो एक हाइडल पावर भी हम जनरेट कर पाएंगे और फ्लड को कंट्रोल भी कर पाएंगे। सुभानश्री लोअर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश असम में है ये प्रोजेक्ट, और ये लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। लेकिन लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली उसके सेफ्टी कंसर्न्स भी होंगे। नेक्स्ट इज दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में है ये प्रोजेक्ट, इंडियाज हाईएस्ट फ्यूचर डैम। अब हाईएस्ट डैम है तो उसमें भी कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे, दैट हैज टू बी लुक्ड फॉरवर्ड। अब दिव्यांग आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है दिव्यांग, लाइक ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से ओरिजिनेट होती है एज यार्लिंग जेंगपो। तो जब इंडिया में वो एंटर करती है इन अरुणाचल प्रदेश, देन इट इज नोन एज सियांग दिव्यांग। और उसके बाद जब वो असम में आ जाती है तब उसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और जब इंडिया से निकलकर वो बांग्लादेश में चली जाती है तब उसको हम कहते हैं जमुना। नेक्स्ट इज पकलदुल प्रोजेक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये पकलदुल प्रोजेक्ट, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है, लाइक मैंने आपको बताया था 1960s में हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। और इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया गया था, 3 वेस्टर्न रिवर्स जो थी वो पाकिस्तान को दे दी, 3 ईस्टर्न रिवर्स जो थी वो इंडिया को दे दी गई थी। तो पकलदुल प्रोजेक्ट जो है वो चनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, ये भी चनाब के ऊपर बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसको डिबेट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उनको जो पानी का शेयर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन द इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है बाय द रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया है। इसमें इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और ड्रॉट मिटिगेशन की फैसिलिटीज है। नेक्स्ट इज पंचेश्वर डैम। पंचेश्वर डैम इंडिया और नेपाल के बीच में है दोनों, बट ये डिले हो रहा है डैम क्योंकि देर आर क्रॉस बॉर्डर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अभी तक वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ पंचेश्वर डैम। तो क्रिटिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन जो है उसमें क्रिटिकल इश्यूज क्या रहते हैं आपके? पहला तो लैंडस्लाइड्स का डर रहता है, सबसिस्टेंस, लैंड सबसिस्टेंस का डर रहता है, जैसे हमने हिमालयस में देखा। तो जोशीमठ उत्तराखंड शोकेस डेंजरस ग्राउंड सबसिस्टेंस लिंक्ड टू कंस्ट्रक्शन। तो ये तो सबसे बड़ा इशू रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो हम माउंटेनियस एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्मिक रिस्क। सिस्मिक रिस्क मतलब अर्थक्वेक्स का रिस्क। जैसे जो हिमालयन डैम्स हैं वहां पर अर्थक्वेक की वनरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हिमालयस आपका एक एक्टिव टेक्टोनिक जोन है, वहां पे प्लेट्स मूव करती रहती हैं। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज। अब जो वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशंस बसी हुई हैं उनको हमें फोर्सफुली उनकी लैंड से हटाना पड़ता है, जो उनकी इंसेस्टर लैंड्स है। क्योंकि डैम बनाएंगे तो वहां पे डैम में पानी इकट्ठा होगा, वहां पे जो आसपास की विलेजेस है वो सबमर्ज हो जाएंगी, तो ट्राइबल पॉपुलेशन को वहां से हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे तो रिहेबिलिटेशन चैलेंजेस आएंगे, क्या उनको हम वैसी जगह प्रोवाइड कर पाए हैं, कुछ हमें उनको जो फंड्स प्रोवाइड करने थे वो कर पाए हैं, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी थी हमें, क्या हम उनको वो प्रोवाइड कर पाए हैं। नेक्स्ट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स।
तो इससे जो फ्लैश फ्लड्स है उनका खतरा हो सकता है जो डाउन स्ट्रीम एरियाज है वहां पर, अगर हम अपस्ट्रीम्स में डैम बनाते हैं। एंड लास्टली द रिवर इकोसिस्टम इम्पैक्ट, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम डिग्रेडेशन है, क्योंकि जो आपको पता है जो बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली हम डैम बना देंगे अगर, तो हम उनके माइग्रेशन के पाथ को रोक रहे हैं, तो इससे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, लाइवलीहुड जो होंगे वो भी इफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉट एंड फ्लड पैटर्न्स इन इंडिया। अब ड्रॉट एंड फ्लड पैटर्न्स में हमने बेसिकली डिस्कस क्या करना है, जो हमारे देश को क्लाइमेटिक रिस्क है, और जिस तरह से अभी एल नीनो और ला नीना का जो फंडा होता है वो क्लाइमेट चेंज के कारण और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हुआ करेगा, मॉनसून में वेरिएबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो इन पैटर्न्स को समझने की जरूरत है ताकि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन और अपने आप को तैयार कर सके डिजास्टर प्रेपेयर्डनेस के लिए। तो ड्रॉट पैटर्न्स देखें जब हम अक्रॉस इंडिया, तो सेंट्रल और जो पेनिनसुलर इंडिया है, हाँ, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, वहां पर मेट्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्रॉट के रिस्क बने रहते हैं। एल नीनो ईयर्स की बात करें, अब एल नीनो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका एक तो होता है नॉर्मल आपका पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न में क्या होगा कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होंगी वो ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक तक जाती हैं, उसी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर होता है और वहां पे बारिश वगैरह होती है। एल नीनो में क्या होगा, ट्रेड विंड्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी, मतलब वेस्टर्न पैसिफिक से ईस्टर्न पैसिफिक तक जाएंगी। तो वेस्टर्न पैसिफिक में आपके उस टाइम पे ठंडा पानी होगा, ईस्टर्न पैसिफिक पे आपके गर्म पानी होगा। तो वेस्टर्न पैसिफिक में वहां पे मॉनसून डेफिशिएंट हो जाएगा। तो डेफिशिएंट मॉनसून लीड्स टू ड्रॉट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। थर्ड इज ग्राउंड डिप्लीशन। अगर एल नीनो की आपको ला नीना की समझ नहीं भी आई यहाँ पर, तो डिटेल में वीडियो मैंने डाल रखी है एल नीनो और ला नीना की, तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ओवर एक्सट्रैक्शन इन पंजाब एंड हरियाणा क्रिएट्स हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, क्योंकि अब पता है पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना शुरू हो गया है। अब रिसेंटली जो ड्रॉट्स के ड्राइवर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो मॉनसून का जो ऑनसेट है वो बहुत कमजोर था, मॉनसून एक तो लेट आई और उसकी वजह से जो मॉनसून रेंज थी उसकी इंटेंसिटी हमारे देश में कम थी। हीट वेव्स बढ़ रही हैं, अब टेम्परेचर राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से इवेपोट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगी। मॉनसून कंसंट्रेशन की बात करें तो मॉनसून की जो रेनफॉल है, एक तो वो साल में साल के अंदर 4 महीने ही होती है, और उसमें भी वो कुछ दिन के उसमें ब्रेक्स होते हैं, कुछ एरियाज जो होते हैं वहां पर पानी बिल्कुल ही नहीं होता, मॉनसून रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है, तो उससे क्या होता है जो सॉइल की अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। तो फ्लड पैटर्न्स की बात करें हमारे इंडिया में किस तरह से हैं, अभी तक हमने ड्रॉट के पैटर्न्स देखे हैं, अब हम फ्लड के पैटर्न्स देख रहे हैं। तो हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं आपके, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, तो इन एरियाज में हमें ज्यादा फ्लड्स देखने को मिलते हैं। क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के इंसिडेंट भी यहाँ पर ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज असम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो जो ब्रह्मपुत्र और बैराक रिवर हैं उनमें हमें बार बार ओवरफ्लो देखने को मिलता है, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होगी या ज्यादा पानी पीछे से आएगा तो वो ओवरफ्लो करेंगी, उससे रिवरीन इरोजन बढ़ जाएगा, फ्लड्स का डिजास्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज अर्बन फ्लड्स। अब अर्बन एरियाज में हमने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया है कि हम पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, वहां पर पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाती है, और एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से भी फ्लडिंग की सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज द वेटलैंड डिस्ट्रक्शन। अब जो वेटलैंड के एरियाज हैं हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे हमने एनक्रोचमेंट कर दी, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वेटलैंड्स का एक मेन फंक्शन होता है पानी को अब्सॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रखना, मतलब फ्लड मिटिगेशन करती है वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स ही नहीं है तो फ्लड मिटिगेशन कैसे होगी। तो रीसेंट फ्लड ड्राइवर्स की बात करें कि रिसेंटली फ्लड जो है वो किन कारणों की वजह से बढ़ रहे हैं। एक तो मानसून हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा मानसून आ गई, शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, उसकी वजह से जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो काम करना बंद कर गए। हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट,
अब जिस जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, तो हिमालयाज की जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगी, ग्लेशियर्स वहां के मेल्ट करना शुरू कर जाएंगे। तो एक्सेलरेटेड मेल्टिंग जो होगी, दैट विल इंक्रीज रिवर डिस्चार्ज वॉल्यूम्स ड्रामेटिकली। थर्ड इज फ्लड प्लेन्स एनक्रोचमेंट। अब जो फ्लड प्लेन्स हैं रिवर्स के, वहां पर हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी, लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्लड प्लेन्स की वाटर को अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई, वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी। तो इस वजह से फ्लड्स जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडियन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड हिमालयन अपलिफ्ट, व्हाई हिमालयास कीप राइजिंग। अब आपको पता है हिमालयस बने कैसे हैं, ऊपर यूरेशियन प्लेट, नीचे इंडियन प्लेट, कोलिशन ऑफ यूरेशियन प्लेट विद द इंडियन प्लेट, उसी से आपके हिमालयस में अपलिफ्ट आया था, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस आर बेसिकली द फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो इंडिया सिट्स ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडिया उसके ऊपर सिचुएटेड है, और वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है। और हम बात करें कि किस रेट से कोलाइड कर रही है, तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब इससे होगा क्या, प्लेट्स में कंप्रेशन होगी, अपलिफ्ट होगा, और सिस्मिक एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होती रहेगी, मतलब प्लेट्स कंप्रेस हो जाएंगी, हिमालयास अपलिफ्ट होंगे, और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो वहां पर बढ़ती रहेगी। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, हिमालयस की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर हर साल इंक्रीज कर रही है। तो उसकी वजह से आपके टेक्टोनिक स्ट्रेस डेवलप होगा हिमालयस के अंदर, अर्थक्वेक्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स आएंगी, और लैंड सबसिस्टेंस की एक्टिविटीज भी वहां पर होती रहेंगी। नेक्स्ट इज टेक्टोनिक हीट एंड सिस्मिक एक्टिविटी। अब जो प्लेट है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, लाइक कन्वर्जन मूवमेंट है, डाइवर्जन मूवमेंट है, तो वो फ्रिक्शनल हीट क्रिएट करती है, और उसकी वजह से देयर इज अ डीप क्रस्टल डिफॉर्मेशन, जो क्रस्ट है वो डिफॉर्म हो जाती है। अब हिमालयस में कुछ मेजर फॉल्ट लाइंस हैं, like these are the three major fault lines in Himalayas, like main frontal thrust, main boundary thrust, main central thrust। अब ये जो फॉल्ट्स हैं आपके, ये स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो हिमालयस में आपके अर्थक्वेक्स हैं वो आते हैं। जैसे हम कुछ मेजर अर्थक्वेक्स की बात करें जो हिस्ट्री में आए हैं, जैसे 1905 में कांगड़ा के रीजन में एक अर्थक्वेक आया था आपका। अब ये जो कांगड़ा के रीजन में अर्थक्वेक आया था, इसने हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। 1991 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था, वो भी बहुत डिजास्टर्स था। 1999 में चमोली में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ था। और 2015 में हमने देखा था नेपाल में अर्थक्वेक आया था, गोरखा अर्थक्वेक, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। अब ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, इसको और ज्यादा वर्स कौन कर रहा है, हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों में जाके टनल्स बोर कर रहे हैं, टनल्स खोद रहे हैं हाइड्रो पावर के लिए। अब उससे क्या होगा, रॉक जो होंगी वो कमजोर हो जाएंगी, और जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हम हिमालयन रीजन में जाके रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे चार धाम प्रोजेक्ट, हाईवे एक्सपेंशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्लोप की इनस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, ओवर पॉपुलेशन ऑन फ्रेजाइल स्लोप्स। हम हिमालय की जो स्लोप्स हैं वहां पर सेटलमेंट्स बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई रिस्क जोन्स में डिजास्टर की जो वनरेबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। लास्टली, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, होटल्स, बिल्डिंग्स, शॉप्स हम बना रहे हैं इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में, लेकिन कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अनरेगुलेटेड तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो रोकनी पड़ेंगी, उनके या तो रोक दें उनको, या फिर उनके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगा दें, एक सस्टेनेबल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करें हिमालयस में, तभी जो टेक्टोनिक सेंसिटिविटी है उसको हम रोक पाएंगे, नहीं तो जो डिजास्टर्स हैं वो इसी तरह से होते रहेंगे। नेक्स्ट इज योर क्लाइमेट रिपोर्ट्स, IPCC एंड WMO। IPCC बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, WMO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आपका IPCC है, इसको 1988 में बनाया गया था। बनाया किस तरह से गया था, दो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया
आपका आईपीसीसी। इसका मिशन क्या है? जो मोस्ट अथॉरिटेटिव क्लाइमेट साइंस असेसमेंट्स हैं उनके बारे में एक इंसाइट्स प्रोवाइड करना, लाइक जो क्लाइमेट चेंज है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन कौन सी चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस तरह की जो साइंटिफिक असेसमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करना विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। अब आईपीसीसी आपका कुछ असेसमेंट रिपोर्ट्स पेश करता है। जैसे अभी तक हम देखें, इन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5 और असेसमेंट रिपोर्ट 6 अभी तक उन्होंने पेश की है। जिस तरह से अभी की जो रिसेंट है, दैट इज द असेसमेंट रिपोर्ट 6। तो बेसिकली इसके कुछ वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे वर्किंग ग्रुप 1 है, वो फिजिकल साइंस जो होगी क्लाइमेट चेंज की उसको डिस्कस करेगा। वर्किंग ग्रुप 2 है जो, वो किस तरह से आपका जो क्लाइमेट है उसका इम्पैक्ट हो रहा है, एडेप्टेशन हम किस तरह से करें, और जो वनरेबिलिटी है उसकी, उसको किस तरह से असेस करें। और जो वर्किंग ग्रुप 3 है, वो बताता है कि क्या मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, कम्बैट कर सके। तो अभी जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 थी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो हमने लिमिट रखी थी उसको तो ब्रीच करेगी। लाइक आपको पता है ना, पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देंगे। बट अभी हमने क्या देखा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है वो तो ब्रीच हो जाएगी। और ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो अनइक्विवोकल है। मतलब उसके ऊपर आपको डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमंस की वजह से ही हो रहा है, दैट इज अनइक्विवोकल। तो उसको डिबेट करने का फायदा नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे, ज्यादा ग्लेशियर्स में आइस मेल्ट होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना होगा 45% बाय 2030 अगर हम चाहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको मीट करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या अर्जेंट नीड है, क्या करना चाहिए हमें? एक तो क्लाइमेट फाइनेंस जो डेवलप नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करना है ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, उसको जल्दी से जल्दी उनको प्रोवाइड करें। रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें। और जो नेट जीरो पाथवेज है, मतलब अपने इमिशंस को हम बिल्कुल जीरो कर दें, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट क्राइसिस, इंडियाज वर्नेबिलिटी। अब इंडिया कितना वर्नेबल है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट अगर चेंज होता है। देखो, अगर क्लाइमेट बढ़ता है, चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, तो हमारे हिमालयस की जो ग्लेशियर्स की आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर सिक्योरिटी थ्रेट है वो हम लोगों को आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। हीट वेव्स और क्रॉप लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं वो इम्पेक्टेड हो जाएंगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। जिस तरह से साइक्लोन्स को बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, लाइक ह्यूमिडिटी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बहुत ज्यादा हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, वो क्या कहती है। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। याद रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, एनुअल पब्लिश किया जाता है हर साल। और ये क्या करता है, रियल टाइम जो क्लाइमेट के इंडिकेटर्स होते हैं उनको ट्रैक करता है ग्लोबली। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेजर क्या करता है, एक तो ग्लोबल टेम्परेचर को मेजर करता है, जो एनुअल एवरेज जो ट्रेंड्स होंगे उनको मेजर करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मीथेन कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड कितना है, इस चीज को मेजर करेगा। सी लेवल राइज जो है वो किस तरह से हो रहा है और किस तरह से कोस्टल जो कम्युनिटीज है उसको इम्पेक्ट करेगा। ओशंस का जो हीट का कंटेंट है वो कितना है, कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, ताकि हम मेरीन हीट वेव्स को ट्रैक कर सकें। जो अंटार्कटिक की आइस है, अंटार्कटिक सी की जो आइस है वो किस तरह से मेल्ट कर रही है, कितनी स्पीड से मेल्ट कर रही है।
ग्लेशियर लॉस जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है। तो लेटेस्ट फाइंडिंग्स की बात करें, अभी 2024-25 के टाइम पीरियड्स में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो लेटेस्ट फाइंडिंग थी उसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि जो लास्ट के 8 ईयर्स हैं, दोस वर द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड, बहुत ज्यादा गर्म थे, इतने गर्म तो आज तक हुए ही नहीं। जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है वो भी इस टाइम के ऊपर ऑल टाइम हाई है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, मीथेन बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ओशन एक्सेलरेशन की बात करें तो ओशंस बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं, वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है। अब ओशंस बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से मरीन हीट वेव्स भी बहुत ज्यादा आएंगी। जो सी राइस है, सी वाटर का लेवल है जो वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत तेज हो गई है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट हमारे लिए मैटर क्यों करती है, वाई दिस रिपोर्ट मैटर्स फॉर अस। अब ये हमारे मॉनसून की जो वेरिएबिलिटी है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। जो क्लाइमेट चेंज है वो मॉनसून की वेरिएबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर मॉनसून के बारे में हमें जानना है कितनी वेरिएशन आ रही है तो इस रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। एल नीनो ला नीना के पैटर्न्स भी हम समझ सकते हैं। हीट वेव्स और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को भी हम डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट से समझ सकते हैं और साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी हम समझ सकते हैं। बेसिकली जो हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में नेगोशिएशन करते हैं उसका जो साइंटिफिक बेसिस होता है वो यही रिपोर्ट्स होती हैं। तो एक साइंटिफिक बेसिस भी बनाएगा ये सीओपी नेगोशिएशंस के लिए। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इस सीपीआई को पब्लिश करती है। 1995 से इसको पब्लिश किया जा रहा है और ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। उनका जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कितनी करप्शन है उसके बेसिस के ऊपर देशों को ये रैंक करता है। जैसे अगर इसमें किसी का स्कोर 0 आता है तो दैट कंट्री इज हाईली करप्ट, अगर स्कोर 100 आता है तो दैट कंट्री इज वेरी क्लीन। लेकिन कोई भी 0 या 100 पे नहीं होता, उसके बीच में ही सारे कंट्रीज होते हैं। तो इनके मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो सर्वेस के ऊपर इनकी जो डेटा होता है वो बेस्ड होता है। जैसे जो करप्शन स्पेशलिस्ट एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर की जो असेसमेंट होती है, लाइक जो बिजनेस रिस्क होता है उसको इवेल्युएट करके ये अपने सर्वे में जो रैंकिंग्स होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्डली द बिजनेस लीडर्स, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है उससे फीडबैक लेकर भी ये अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल सीपीआई रैंकिंग 2024। अभी किस देश में कितनी करप्शन है वो देखते हैं। तो टॉप परफॉर्मर्स जो थे, मतलब जिन देशों में करप्शन बहुत कम है, दोज आर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट देश हैं। बॉटम की रैंकिंग्स की बात करें, जिन देशों में सबसे ज्यादा करप्शन है, सोमालिया, सीरिया और साउथ सूडान। यहाँ पे करप्शन के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे करप्शन कम है, वो देश भी खुशहाल हैं, डेवलपमेंट अच्छी है। जिन देशों में करप्शन ज्यादा है वो दुखी हैं, डेवलपमेंट का लेवल भी वहां पर अच्छा नहीं है। तो इंडिया की अगर हम बात करें करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंकिंग है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया आल्सो कि 180 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो 93 है। तो सीपीआई स्कोर की बात करें तो 39 है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, 0 हाईली करप्ट, 100 वेरी क्लीन कंट्री। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 39 है, मतलब मॉडरेटली करप्ट क्लासिफिकेशन में इंडिया को रखा गया है। तो इंडिया के करप्शन लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो क्या क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है। एक तो जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है वो ओपेक है, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज ओपेक। ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। रेड टेपिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कोई काम करवाना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, फाइल बना के उसको लाल रंग की उसको फाइल में डाल के रख दिया जाता है और बहुत देर तक उसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया जाता है। एंड लास्टली पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी गैप्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है सामान उसमें भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम से उसको प्रोक्योर नहीं किया जाता है। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, डिजिटल गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स लें जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है।
यूपीआई आधार, उससे भी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, एंड रिडक्शन ऑफ पेटी करप्शन। तो ये सारे कुछ एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएंगे। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैटर क्यों करता है ग्लोबली? क्योंकि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती है, गवर्नेंस की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके लिए एक पॉलिसी टूल की तरह काम करता है। जो इकोनॉमिक सर्वेस होते हैं उसमें भी हमें पता लगता है कि किस तरह से देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्लाइमेट बना हुआ है। और जो वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट असेसमेंट्स होती हैं वो भी इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट इज योर नोबेल पीस प्राइज। सो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो ईरान की एक महिला है जिनको दिया गया है। हर नेम इज नरगिस मोहम्मदी। तो किस वजह से इनको दिया गया था? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये। ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के लिए, वुमेन्स के राइट के लिए इन्होंने एडवोकेट किया, तो उसी के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो सिग्निफिकेंस, इन्होंने अपोज किया था ईरान का जो ऑप्रेसिव सिस्टम है, जो दैट इज बाइस्ड अगेंस्ट द वुमेन्स। तो थीम है इसकी बेसिकली वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट। नाम याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी। सो नेक्स्ट इज नोबेल लिटरेचर प्राइज 2024। तो नोबेल लिटरेचर प्राइज जो नॉर्वे के जॉन फॉसी हैं उनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनोवेटिव प्लेस और प्रॉस इन्होंने उसको कंपाइल किया ताकि जो ह्यूमन की स्पिरिचुअलिटी है, उनकी साइलेंस है, उनके ऊपर लाइट थ्रो की जाए। तो ये कुछ इनके नोटेबल वर्क्स हैं। सेप्टोलॉजी, ए शाइनिंग। सो दैट्स व्हाई ही वाज गिवन द लिटरेचर नोबेल पीस प्राइज फॉर द लिटरेचर। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024। तो ये जो फिजिक्स में दिया गया बेसिकली ये 3 डिफरेंट देशों के लोगों को दिया गया, यूएसए, जर्मनी एंड फ्रांस। पाई एगोस्टिनी फ्रॉम यूएसए, फ्रैंक क्रॉस फ्रॉम जर्मनी एंड एनी हुलियर फ्रॉम फ्रांस। तो इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। अब इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था एटेनो सेकेंड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन्स को रियल टाइम में स्टडी किस तरह से किया जाए। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब ये भी 3 बंदों को दिया गया है, मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव। तो इन्होंने बेसिकली क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर किया, फॉर दैट दे हैव बीन गिवन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ऑब्वियसली नाम आपको बहुत याद रख रहे थे, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, पर 10 बार इन नामों को आप जोर जोर से बोलिएगा अकेले रूम में, तो थोड़ा दिमाग में ये रह जाएंगे, एग्जाम में जब आप इनको देखोगे तो स्ट्राइक कर जाएंगे। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। तो ये नोबेल प्राइज मेडिसिन का दिया गया कैटलिन कैरिको को, जो यूएसए के एक बायोकेमिस्ट हैं। ड्रू विजमैन को दिया गया साथ में, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, सेम यूएसए में। तो इन्होंने बेसिकली mRNA की जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर थोड़ी सक्सेस गेन की थी, दैट्स व्हाई दे हैव बीन गिवन दिस नोबेल प्राइज। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्होंने रिसर्च की है उसकी वजह से जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं उनके लिए हमें थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी उनको बनाने की, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पैंडेमिक होता है। इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की बात करें हम, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, यूएसए की हैं। तो इन्होंने बेसिकली रिसर्च की थी जेंडर वेज गैप्स के ऊपर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स के ऊपर, किस तरह से वुमेन्स लेबर में पार्टिसिपेट करती हैं, और हिस्टोरिकल इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। तो इनको ये दिया गया। तो शी इज बेसिकली द फर्स्ट वुमेन टू विन सोलो इकोनॉमिक नोबेल इन 50 ईयर्स। 50 सालों में पहली बार किसी सोलो वुमन, मतलब अकेली वुमन को ये नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट इज योर भारत रत्न 2025 हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल अनाउंसमेंट ऑफ भारत रत्न इन डिकेड, मतलब ज्यादा नॉमिनीज को इसमें बनाया गया। अब भारत रत्न की हम बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो एक्सेप्शनल सर्विस हम लोग करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो जिस तरह से भारत रत्न 2025 के अवार्डीज की हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी उसमें हैं, जो सीनियर बीजेपी लीडर है, एक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट भी उनको कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे और फार्मर्स के लीडर भी थे। एम एस स्वामीनाथन, जो जिनका नाम हम ग्रीन रेवोल्यूशन में सुनते हैं, 1960s में जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, उनके जो मेन आर्किटेक्ट थे, फादर थे, दैट वाज एम एस स्वामीनाथन। कांशीराम, जिन्होंने बीएसपी पार्टी जो थी उसको फाउंड किया था, जो एक दलित लीडर थे, उनको भी भारत रत्न अवार्ड किया गया है।
नेक्स्ट इज योर पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स जो होते हैं वो भी 3 कैटेगरीज के होते हैं। वन इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, पद्म भूषण दिया जाता है कोई डिस्टिंग्विश सर्विस है उसके लिए, और पद्मश्री दिया जाता है कोई मेरिटोरियस सर्विस आपने की है उसके लिए। तो किन किन फील्ड्स में आपका जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं? लाइक आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। इन फील्ड्स में अगर आपने कोई एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड काम किया है तो आपको पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। तो की ट्रेंड्स की बात करें 24-25 की, तो जो फोकस है इस टाइम के ऊपर वो किया जा रहा है ग्रास रूट जो चेंज मेकर्स हैं, जो लोअर लेवल के ऊपर जो चेंज मेकर्स हैं, जो किसी एरिया में चेंज लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे रिकॉग्निशन फॉर वुमेन लीडर्स, जो ट्राइबल एक्टिविस्ट्स हैं, फोक आर्टिस्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज मेजर लिटरेरी अवार्ड्स। तो मेजर लिटरेरी अवार्ड्स की हम बात करें तो उसमें पहला अवार्ड आ जाता है आपका बुकर प्राइज। इस बुकर प्राइज को दिया गया पॉल लिंच को जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इनकी बेसिकली बुक थी एक प्रॉफिट सॉन्ग, तो उसके लिए उनको बेसिकली ये अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल बुकर 2024 की बात करें तो इसके विनर हैं केइरोस, जेनी एरफर। तो बेसिकली इन्होंने एक जो लव एंड ईस्ट जर्मनीज फॉल था उसके ऊपर थोड़ा काम किया था इन्होंने। पुलिट्जर प्राइज 2024 की बात करें तो जो गाजा कवरेज है, क्लाइमेट रिपोर्टिंग है, वो वहां पे की गई थी। तो उसके लिए ये अवार्ड दिया गया कि किस तरह से यूएस में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से काम कर रही है। जिनानी पथ अवार्ड की बात करें तो इंडिया से रिलेटेड है ये अवार्ड। तो जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं उनको ये अवार्ड दिया गया क्योंकि ये संस्कृत के स्कॉलर हैं, तो उसी फील्ड में ये काम करते हैं। तो जनानी पथ अवार्ड की बात करें तो दिस इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2024 ये दिया गया डॉक्टर रवि कनन को इंडिया से, क्योंकि इन्होंने कैंसर केयर, पीस, एनवायरनमेंट और वुमेन राइट्स की फील्ड में काम किया। नेक्स्ट इज यूर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इंडिया का ये एक नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम जो है उसमें हम पेशेंट्स, प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर आकर जोड़ देंगे। वो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म क्या होगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 2021 में हमने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डे। तो इसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें आपको एक आभा आईडी दी जाती है। तो 14 डिजिट का एक यूनिक हेल्थ आईडी होता है, एक नंबर होता है जिसमें आपके जितने भी लाइफ लॉन्ग मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे उसमें स्टोर्ड होते हैं। आपका पूरा हेल्थ डेटा डिजिटली स्टोर्ड रखता है आपका आभा नंबर। आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर आपको जाना है तो आपको इंडिविजुअली रिपोर्ट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना नंबर दिखाइए, वो सारी रिपोर्ट्स को खुद ही फेच कर लेगा। इसको लिंक कर दिया जाएगा हॉस्पिटल्स के साथ, लैब्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ, ताकि आप कहीं पे भी अगर अपना कोई इलाज टेस्ट वगैरह करा रही हो तो सारी चीजें एक ही नंबर के साथ सिंक हो जाएं आपकी। नेक्स्ट इज डिजिटल हेल्थ कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से डिजिटल हेल्थ कंपोनेंट्स होंगे? जैसे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप होगी इसके अंदर, जिसमें आप एक प्राइवेसी भी होगी, उसके अंदर आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको रजिस्टर किया जाएगा ताकि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उनका एक वेरीफाइड डेटाबेस बनाया जा सके। हेल्थ फैसिलिटी जो रजिस्ट्री है उसको बेसिकली जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, फार्मेसीज हैं, उन सब का भी एक कंप्लीट रजिस्ट्री बना के उसको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम तो एक तो पेपरलेस हेल्थ केयर होगा, आपको कोई भी पेपर कैरी करने की जरूरत नहीं है। इंटर ऑपरेबल सिस्टम होगा, मतलब उसके अंदर सीमलेस डेटा एक्सचेंज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, हॉस्पिटल्स, लैब्स, क्लिनिक्स। यूनिवर्सल एक्सेस होगा, सारे सिटीजन उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके की एनेबलर्स की हम बात करें तो वन इज द टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस। अब जैसे रूरल एरियाज होते हैं, रिमोट आइसोलेटेड एरियाज होते हैं,
वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के जरिए डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ई प्रिस्क्रिप्शन, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन होती है वो हमें लिख के दी जाती है, तो अब हमें ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, डिजिटल डायग्नोस्टिक्स होंगे। और जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कैशलेस इंश्योरेंस के लिए। अब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना समझते हो ना, आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है पर ईयर। तो एग्जाम के रेलिवेंस की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा डिजिटल इंडिया के साथ किस तरह से इसका लिंक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने देखा, डेटा प्रोटेक्शन प्रीवीसी के ऊपर भी इसमें बात की गई है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक हेल्थ प्लेटफॉर्म हो रहेगा। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। तो ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी की बात करें तो बेसिकली ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम जो ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, इन बीमारियों से लड़ने की जो हमारी ताकत है उसको हम मजबूत कर सकें। तो इसका फॉर्मल नेम है WHO पैंडेमिक अकॉर्ड। क्यों प्रपोज किया गया था? क्योंकि जब कोविड-19 आया तो उसने क्या एक्सपोज किया कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर कितने फेलियर्स हैं, सर्विलेंस, अर्ली वार्निंग गैप्स हैं उसके अंदर, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से इक्विटी है, जिस देशों के पास वैक्सीन हैं वो खुद तो यूज कर रहे हैं, सिटीजन को यूज करवा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड लैक ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की थी कोविड-19 टाइम पीरियड के दौरान, तो दैट्स वाई हमने इस तरह की एक पेंडेमिक ट्रीटी साइन कर ली जिसका नाम है WHO पेंडेमिक अकॉर्ड। तो ट्रीटी के फ्रेमवर्क की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से पिलर्स इंक्लूडेड हैं? एक तो अर्ली डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस, जो आ, अगर कोई पेंडेमिक आ जाता है उसको जितना जल्दी डिटेक्ट किया जा सके उतना अच्छा है, उसको सर्वेलेंस पे डाला जा सके ताकि हमें जो रियल टाइम आउटब्रेक है उसका डेटा हम शेयर कर सकें और जो लेबोरेटरी के नेटवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें। नेक्स्ट इज इक्विटेबल एक्सेस, हम वैक्सीन को, ट्रीटमेंट्स को और जो PPE किट्स हैं उनको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। थर्ड इज ग्लोबल सप्लाई चेन, जो मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन का स्टॉक पाइल होता है उसको हम ग्लोबली हर देश के साथ शेयर कर सकें, जो सप्लायर्स हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन हो सके ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं। तो एडिशनल ट्रीटी प्रोविजंस की हम बात करें तो वन इज द पैंडेमिक फाइनेंसिंग। अब जब कोई पैंडेमिक आ जाता है तो जो लो इनकम कंट्रीज है उनके पास तो कुछ फाइनेंस होता नहीं है, फंड्स होता नहीं है, तो जो फंड्स हैं इमरजेंसी रिस्पांस के लिए प्रोवाइड किए जा सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए फंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब होता है कि हम ह्यूमंस की जो हेल्थ है दैट इज लिंक्ड विद द एनिमल हेल्थ। अगर हम एनिमल्स, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट की हेल्थ को इंटीग्रेट कर दें दैट इज कॉल्ड एज वन हेल्थ अप्रोच। मतलब अगर किसी एक भी कंपोनेंट में डिस्टर्बेंस आती है तो बाकी के कंपोनेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह से अगर कोई मेडिसिन, ड्रग डिस्कवर कर लिया, सपोज करो कोविड-19 का ही ड्रग था, उसको डिस्कवर कर लिया, अब जो कंपनी डिस्कवर करेगी वो पेटेंट कर लेगी उसको, और पेटेंट कर लेगी तो ऑब्वियसली वो दवाई महंगी बिकेगी। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी में जो पेटेंट वेबर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ट्रीटी स्टेटस और नेगोशिएशंस की बात करें तो इसका करंट स्टेटस अभी हम देखें तो जो नेगोशिएशंस हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी, उसके अंदर वो नेगोशिएशंस चल रही हैं। कुछ इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट वेवर्स, जिस तरह से अभी हमने पीछे डिस्कस किया। मैंडेटरी डेटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स, जो डिजीज का डेटा है उसको शेयर किया जा सके। बाइंडिंग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स, ताकि जो डिसीजन लिया गया है उसको बाइंड कर दिया जाए, उसके एनफोर्समेंट को बाइंडिंग रखा जाए। तो अभी एक्सपेक्टेड यही था कि ये 2025 तक फाइनलाइज हो जाए, बट फिर भी जो रिविजन्स हैं वो अभी ऑन गोइंग है, चल रही हैं। तो इंडिया की बात करें कि इंडिया कहां पर है इस पैंडेमिक ट्रीटी में, इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया सपोर्ट करता है ग्लोबल सॉलिडेरिटी को, कि जो इक्विटेबल एक्सेस है मेडिसिन का वो तो हो सारे नेशंस के पास। इंसिस्ट करता है इंडिया नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर, मतलब कि हमारे पास
खुद डिसीजन मेकिंग की पावर हो, ऑटोनॉमी हो, कोई दूसरा देश या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर ये चीज को ना थोपे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको चेंज किया जा सके इमरजेंसी के टाइम पीरियड के ऊपर। और जो डेटा शेयरिंग है वॉलेंट्री, वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, वो कंसेंट बेस्ड होना चाहिए। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द पैंडेमिक ट्रीटी। नेक्स्ट इज योर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025। तो ये इंडिया का जो टीबी एलिमिनेशन टारगेट है, जिस तरह से डब्ल्यूएचओ का टारगेट था वो था 2030 कि 2030 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इंडिया ने अपना टारगेट डब्ल्यूएचओ के टारगेट से 5 साल पहले ही रखा था। तो जिस तरह से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमने एक लॉन्च किया पोर्टल जिसका नाम है निक्षय पोर्टल, जिसमें हम जो टीबी पेशेंट्स होंगे उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग जो होगी वो कर पाएंगे। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एडहेरेंस इंसेंटिव्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जिस तरह से हमने एक स्कीम लॉन्च की थी दैट इज कॉल्ड एज योर निक्षय पोषण योजना। इसमें हम क्या करते हैं, 500 पर मंथ की डीबीटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टीबी पेशेंट्स को। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके अकाउंट्स में सीधे पैसों को डलवा देते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो सपोर्ट रहे, और इससे टोटल 90 लाख जो पेशेंट्स हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं। सो टीवी प्रोग्राम कम्युनिटी एंड इनोवेशन, इसकी बात करें अगर हम, तो निक्षय मित्र प्रोग्राम जो है उसमें बेसिकली आपके जो कम्युनिटी वॉलेंटियर्स होते हैं वो टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट इन द सेंस उनकी न्यूट्रिशन, उनके ट्रीटमेंट, उसका सारा ख्याल वो रखेंगे, उनको न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एडवांस डायग्नोस्टिक्स, जो यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग है, जैसे आपकी सीबी नेट, ट्रू नेट, ये बेसिकली टीबी को डिटेक्ट करने के लिए आपके टेस्ट होते हैं। थर्ड इज एक्टिव केस फाइंडिंग, डोर टू डोर जाके लोगों के घर घर जाके स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्बन स्लम्स में, ट्राइबल रीजन्स में, प्रिजन्स में, माइनिंग जोन्स में, ये देखने के लिए कि वहां पर कोई टीबी पेशेंट तो नहीं है। तो टीबी एलिमिनेशन की अगर हम प्रोग्रेस और रियलिटी की बात करें, तो जिस तरह से जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जाए, जो डायबिटिक्स होते हैं, एचआईवी पेशेंट्स होते हैं, उनमें टीबी का ज्यादा खतरा रहता है। ट्रांसप्लांट रेसिपेंट्स होते हैं, जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया होगा कोई, उनमें भी टीबी का खतरा रहता है। जो टीबी पेशेंट्स के पास रहने वाले लोग होते हैं उनमें भी टीबी का ज्यादा खतरा होता है। तो इस तरह से हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है। क्या इंडिया ट्रैक के ऊपर है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, जो इंडिया ने टाइम पीरियड सेट किया 2025? हाँ, टीबी का इंसिडेंस इंडिया में डिक्लाइन तो कर रहा है, लेकिन जितना फास्टली वो डिक्लाइन करना चाहिए 2025 गोल को अचीव करने के लिए, उतना फास्टली वो नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी भी इंडिया दुनिया के जो 27% बर्डन है टीबी केसेस का, वो इंडिया ही होल्ड करता है। मतलब 27% केसेस टीबी के अभी इंडिया में ही है। तो जो रियलिस्टिक एलिमिनेशन है उसकी बात करें, तो वो तो 28 to 30 के आसपास जाकर ही हो पाएगा। तो टीबी अभी तक हमारे लिए एक चैलेंज क्यों है, ट्यूबरक्लोसिस अभी तक हमारे लिए एक चैलेंज क्यों है? एक तो अंडर न्यूट्रिशन, देश में न्यूट्रिशन का बड़ा अभाव है, तो उसकी वजह से टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ड्रग रेजिस्टेंस भी पैदा होगी। जो टीबी है उसको पहले हम एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, जो वैक्सीन हमारे पास थी उनसे हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ गया है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ गया, तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनसे ठीक नहीं किया जा पा रहा उसको। स्टिग्मा और ड्रॉप आउट की बात करें, जिन लोग अपना जो डिजीज का स्टेटस है उसको शेयर ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनको अबेंडन कर दिया है, उनको मतलब कि आउटकास्ट कर दिया जाएगा, वो सोशल स्टिग्मा है जो, उसकी वजह से उनका जो बहिष्कार है वो होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को ही ऑल टुगेदर अबैंडन कर देते हैं कि हम भाई ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएंगे। अर्बन और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें, तो जिस तरह से हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कंजेशन है, घर भी पास पास बने हुए हैं, ट्रैफिक रोड्स के ऊपर भी कंजेशन है, एयर पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से ये सारा जो इशू है वो ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है। तो एक ऐप है आपकी नेक्स्ट, टेली मानस। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको एक स्टेबल लेवल के ऊपर बनाए रखने के लिए हमने टेली मानस ऐप लॉन्च की थी। तो 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। जो नोडल एजेंसी है दैट इज निम्हांस, बेंगलुरु एंड आईआईटी बेंगलोर।
तो ये पार्ट है आपके नेशनल हेल्थ मिशन का एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का। तो इसमें बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिसका 14416, ऑल्सो 1800891441। तो इसमें आप 24x7 डिजिटल मेंटल हेल्थ का जो आप मतलब कि आप किसी से बात कर सकते हो, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उनको बता सको। तो ऑब्वियसली अगर आप उनको अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बताओगे, आपको मोटिवेट करेंगे, मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करेंगे, दे विल मोटिवेट यू टू विजिट डॉक्टर। किस तरह से अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है, इस तरह की चीजें वो आपको बता पाएंगे। ऑब्वियसली बच्चों को तो बहुत जरूरत पड़ेगी एग्जाम के टाइम पीरियड के ऊपर। सो टेलीमानस सर्विस आर्किटेक्चर किस तरह से ये काम करती है। तो टीयर 1 में जो प्राइमरी सपोर्ट होती है ट्रेन काउंसलर्स की, वो प्रोवाइड की जाएगी। टीयर 2 में अगर ज्यादा ही सीवियर केस है तो प्रोफेशनल केयर जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनसे हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। टीयर 3 में देयर वुड बी एडवांस्ड रेफरल, जो डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपको रेफर कर दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली 22 लैंग्वेजेस को कवर किया गया है। ऑल स्टेट्स और यूटीज आपकी इसमें इंक्लूडेड हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसके अंदर आपको वीडियो काउंसलिंग भी होगी, ई मानस ऐप भी मिलेगी आपको, और जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं उसको भी इस मानस के साथ, टेली मानस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं, किन किन लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जिस तरह से पहले आपको बताया, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं जो हमारे, उनके अंदर क्या होता है, एग्जाम का स्ट्रेस, कैरियर की एंग्जाइटी, पीयर प्रेशर। जैसे अभी एग्जाम आ गया सर के ऊपर, तो आपको ये टेंशन हो जाएगी कि भाई अब एग्जाम में पता नहीं हमने जो पढ़ा आएगा या नहीं आएगा। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज उससे हो सकते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो सकता है। जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उनको आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी होते हैं उनके अंदर। जो वुमेन्स वायलेंस जिन वुमेन्स के खिलाफ किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कोई रेप सर्वाइवर हो गया, तो उनके अंदर भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो डिजास्टर इफेक्टेड एरियाज जो होते हैं, जैसे कहीं पोस्ट जो अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो, सुनामी वगैरह इस तरह के डिजास्टर्स आ गए, तो पोस्ट डिजास्टर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। जो क्रोनिक मेंटल इलनेस के पेशेंट्स होते हैं उनको भी इसमें टारगेट किया जाएगा। अब टेलीमानस जो है वो मैटर क्यों करता है क्रिटिकल नीड्स की अगर हम बात करें, पोस्ट कोविड 19 के बाद जो मेंटल हेल्थ बर्डन था इंडिया का, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोगों को उसके बाद ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी होना शुरू हो गई। प्रोवाइड स्केल एक्सेसिबिलिटी एंड प्राइवेसी, इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, लोग इसको आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं, और उनकी जो डेटा है उसको भी प्राइवेट रखा जाएगा। और जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसको ये सपोर्ट भी करता है। सो डिजिटल हेल्थ एडवांटेजेस की हम बात करें, तो जिस तरह से लोगों के अंदर एक सोशल स्टिग्मा होता है कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन जाके लोगों को बाहर बता देंगे तो हमारा मजाक बनेगा, तो स्टिग्मा बैरियर्स को ये ओवरकम करेगा, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपको तो फोन करना है बस। एनोनिमस सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, और इसकी रीच जो होगी वो नेशन वाइड होगी, आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन ये रहेगी। लेकिन इंडिया में क्या है, जो साइकाट्रिस्ट्स हैं उनकी एक शॉर्टेज है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो देयर इज जस्ट वन साइकेट्रिस्ट अवेलेबल पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा अगर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज योर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। अब मुफ्त बिजली योजना तो ये मत समझ लेना कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी, नहीं, फ्री में तो नहीं मिलेगी। हाँ, आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपने छतों के ऊपर सोलर पावर को इंस्टॉल कर लो। सो इट इज अपडेटेड स्कीम अंडर रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो हाउस होल्ड्स हैं वो जो सोलर रूफटॉप है उसको अडॉप्ट करें अपने घरों में, ताकि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो उनको मिल सके। 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उनको सोलर पावर से, और जो एक्सेस पावर होगी वो ग्रिड को बेची जाएगी नेट मीटरिंग के द्वारा। तो अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें, पीएम सूर्य घर के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे।
एक तो इसमें डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर होगा, लाइक 30,000 की सब्सिडी होगी पर किलोवाट के। अब डिफरेंट स्टेट्स में ऑब्वियसली डिफरेंट रेट्स होंगे, एक जनरल रेट आपको बता रहा हूँ, और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट्स में आएगा वाया नेशनल पोर्टल। तो बेसिकली एक एम्बिशियस टारगेट है, इसमें हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगवा लें। एक्सेस भी ईजी होगा क्योंकि रूफटॉप ऐप है, वेंडर मार्केट प्लेस है, जिससे आपको फास्ट अप्रूवल्स, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ एट अ फास्ट पेस हो जाएगा। तो प्रोग्राम के फीचर्स और इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, एक तो लोन का सपोर्ट मिलेगा, है, पहले तो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, और जो लोन्स होंगे उसके ऊपर भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। ईएमआई रिडक्शन वाया सरप्लस पावर सेल्स, और जिस तरह से आप पावर है उसको सेल कर रहे हो, लाइक कुछ तो पावर होगी आप अपने घर में यूटिलाइज कर लोगे, जो एक्सेस पावर होगी उसको आप सेल करोगे तो उससे भी आपकी ईएमआई रिडक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। तो टिपिकल सिस्टम की बात करें, अगर साइज की बात करें, तो 2 to 3 किलोवाट सिस्टम होगा जो एवरेज हमारे घर होते हैं उनके लिए, और जो 300 यूनिट्स फ्री पावर जनरेट कर पाएंगे। सो जो हमारे क्लीन एनर्जी गोल्स हैं उनको भी हम सपोर्ट कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारा जो नेशनल सोलर मिशन है, पंचामृत टारगेट्स हैं हमारे जो हमने सीओपी में दिया था, तो उन सब टारगेट्स को भी हम फुलफिल कर पाएंगे। जैसे हमारा एक टारगेट है कि हमने 500 गीगावाट्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल से जनरेट करनी है 2030 तक, तो ऐसे टारगेट्स को भी हम फुलफिल कर पाएंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो जाएगा, इट वुड बी रिड्यूस टू जीरो। एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें अगर, तो कार्बन की एमिशंस को कट करने में ये हमारा जो पीएम सूर्य बिजली घर मुफ्त बिजली योजना है ये हेल्प करेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्टॉलेशन है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दोनों आपकी क्रिएट होंगी, तो विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल। अब ये जो पीएम सूर्य घर है ये मैटर क्यों करता है? सो इट इज बेसिकली लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ग्लोबली, पूरी दुनिया में ऐसा इतने बड़े स्केल के ऊपर कोई भी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया जो इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इससे क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन है, जो हमारे एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स है उसमें हेल्प करेगा। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है जो कहता है क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, उसमें भी हमारी हेल्प करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोचेगी आपके सूर्य घर योजना की। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, दैट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो रिपोर्ट का नाम होता है इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है बच्चे, ये मेजर किस तरह से किया जाता है? बेसिकली इसके अंदर हम तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो देखता है आपकी हेल्थ और लॉन्जिविटी को पॉपुलेशन की। सेकंड इज एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल में मीन एजुकेशन लेवल भी देखेगा और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी नोट करेगा। थर्ड इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, परचेजिंग पावर कैरिटी से आपकी जो जीएनआई है उसको एडजस्ट करने के बाद ये बताएगा कि आपका जो टोटल आपके देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का स्तर है वो क्या है। तो ग्लोबल हाइलाइट्स की अगर हम बात करें 2024 में, तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंप्रूव करना शुरू हुई है कोविड 19 पेंडेमिक के डिसरप्शन के बाद, क्योंकि जब कोविड 19 पेंडेमिक था तो हमने एक शार्प डाउनफॉल देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट में, लेकिन अब फिर से वो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी इन इक्वालिटी जो है देशों के बीच में वो तो फिर भी ग्रो कर रही है, उस चीज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं। जैसे सबसे टॉप के कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके आ जाएंगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। बॉटम मोस्ट कंट्रीज की बात करें तो आपका साउथ सुडान, छड, नाइजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लेवल हाई है वहां पे वेलफेयर मेजर्स भी ज्यादा होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी लोगों के अच्छे होंगे, और जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कम है वहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उन एरियाज में, एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी उन एरियाज में, और जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो भी उन एरियाज में कम होगी। अब इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें कि इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एचडीआई की फील्ड में, तो इंडिया का रैंक है इस टाइम पे 134। तो इंडिया को रखा गया है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में।
HDI वैल्यू की इंडिया की बात करें तो दैट इज 0.644, जो है तो अभी भी कम है, लेकिन फिर भी पीछे से हम अगर पिछले ईयर्स में हम देखें, पिछले डेकेड्स में हम देखें, तो काफी उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो दैट इज 67, जो इम्प्रूव कर रही है एज वी आर प्रोग्रेसिंग। तो इंडिया की हम स्ट्रेंथ्स और कोर्स की कंसर्न्स की बात करें अगर, तो स्ट्रेंथ्स है इंडिया में, लाइक हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया है, जो अभी 67 पे पहुंच गई है। जो स्कूलिंग के ईयर्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, और जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बट स्टिल कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे हमारे देश में जेंडर गैप परसिस्ट करता था, गैप बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, वो परसिस्ट कर रहा है अभी भी। इनकम इनइक्वालिटी है, हेल्थ इंडिकेटर्स में भी हम लैग कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा पूरी तरह से अपना जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज यूर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये बेसिकली आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करती है, इसको रिलीज करती है। तो आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो मेजर क्या करता है, एक तो अंडर नरिशमेंट को मेजर करता है, वो पॉपुलेशन जो एडिक्वेट कैलोरी इनटेक नहीं कर रही है। चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग बेसिकली स्टैंड्स फॉर योर लो वेट फॉर हाइट, जो अंडर 5 चिल्ड्रन है उनमें वेस्टिंग का लेवल क्या है। चाइल्ड स्टंटिंग को मेजर करती है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, लो हाइट फॉर एज। अब ये लो हाइट फॉर एज क्यों होती है, जब हमारे अंदर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन होती है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी मेजर करती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे 5 साल की उम्र से कम है उनके अंदर डेथ रेट क्या है। तो ये सारी चीजें आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर करता है। तो ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल हंगर ट्रेंड्स क्या है, तो जिस तरह से जो हंगर है वो इम्प्रूव कर रही है, हालांकि स्लोली ही इम्प्रूव कर रही है मोस्ट रीजन्स में, बट इम्प्रूव कर रही है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो फिर से एक बार खराब होने की कगार पर आ गई, क्योंकि जितना जितना आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा उतना आपका जो फूड है उसकी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होगी और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें हम हंगर इंडेक्स में, बेलारूस, बॉस्निया एंड चिली। और वर्स्ट अफेक्टेड की बात करें जहां पे हंगर बहुत ज्यादा है, सोमालिया, यमन एंड साउथ सूडान। तो ये भी आप अपना थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि ये हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, क्या अभी ग्लोबल स्टेटस है, कौन बेस्ट परफॉर्मेंस है, कौन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंकिंग है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो इंडिया को जो स्कोर दिया है वो क्या बता रहा है, सीरियस हंगर लेवल इन इंडिया। अब कुछ यहाँ पे हिपोक्रेसी भी आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की, एग्जाम से हटके थोड़ा बता रहा हूँ। इंडिया ने न्यूट्रिशन के मामले में, फूड सिक्योरिटी के मामले में बहुत इंप्रूवमेंट की है, लेकिन फिर भी अभी हम ग्लोबल रैंकिंग्स देखें तो आप देखिए कितनी पुअर रैंकिंग दी गई है, 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ये तो किसी पुअर देश की रैंकिंग है। तो इंडिया ने ऑल दो बहुत अच्छा किया, बट फिर भी जो ग्लोबल वेस्टर्नर्स हैं वो इंडिया को इसी तरह से देखते हैं और इसी तरह से रैंक करते हैं, बट स्टिल हमें याद तो करनी पड़ेगी। तो इंडिया में जो हाईएस्ट ग्लोबली कंसर्न है, मेजर कंसर्न है, दैट इज अबाउट द चाइल्ड वेस्टिंग, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो इंडिया ने भी पुअर परफॉर्मेंस की चाइल्ड वेस्टिंग पर, स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन। पुअर परफॉर्मेंस मतलब हम इन चीजों में अभी तक अच्छी तरह से कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। तो इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, तो इंडिया रिजेक्ट करता है इस मेथोडोलॉजी को। जिस तरह से मैंने बताया हमने बहुत अच्छा किया है हंगर को मिटाने में, न्यूट्रिशन को बढ़ाने में, फिर भी जो रैंकिंग है वो 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीटली रिजेक्ट करती है इनकी मेथोडोलॉजी को, क्योंकि इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो अनसाइंटिफिक है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सैंपल साइज उठा लेते हैं और उस सैंपल साइज के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड कर देते हैं कि भाई किस देश में कितनी हंगर है। अब इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल हैं और उसमें से आप छोटा सा सैंपल साइज उठा लोगे तो क्या ही आप जान पाओगे। और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑल्सो फ्लॉड, क्योंकि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन अकेला नहीं बता सकता कि आपके देश में हंगर के लेवल्स कितने हैं। तो इसलिए इसको फ्रिक्वेंटली डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशंस में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड क्या है ये भी याद करना पड़ेगा आपको, जीरो हंगर।
नेक्स्ट इज योर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। मेजर क्या करता है ये? इनोवेशन के अंदर इनपुट्स कौन कौन से हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनोवेशन में आउटपुट्स कौन कौन से हैं, जैसे पेटेंट्स फाइल्ड, नॉलेज क्रिएशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब ये जरा याद नहीं भी रह रहे हैं तो ज्यादा भी फोकस मत करो इनके ऊपर। तो नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन लीडर्स 2024। तो अब कौन कौन से जो देश हैं वो इनोवेशन में लीड कर रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, स्वीडन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। तो ये कुछ बेसिकली आपके ग्लोबल लीडर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन। तो फोकस एरियाज क्या रहते हैं की इनोवेशन के? जिस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आपकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एटसेट्रा, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, सेंसिंग एप्लीकेशन। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स के दो प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। नेक्स्ट डीप टेक इनोवेशन। लास्टली डिजिटल इकोनॉमी, किस तरह से हम डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ की इनोवेशन फोकस एरियाज हैं आपके इस रैंकिंग के। तो इंडिया की इनोवेशन परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, 40th रैंक दिया गया है इंडिया को। तो इंडिया ने काफी अचीव किया है पिछले कुछ सालों में। तो इंडिया इज बेसिकली लीडर ऑफ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, उन सब में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया की इनोवेशन स्ट्रेंथ की बात करें, जिस तरह से हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में यूनिकॉर्न का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। यूनिकॉर्न बेसिकली कोई स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है। तो इंडिया का जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं, जैसे यूपीआई हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, कोविन मॉडल्स। तो ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनकी वजह से इंडिया को अच्छा रैंकिंग मिला है। और इंडिया के अंदर आपको एक वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर भी देखने को मिलेगा। सो दीज आर बेसिकली द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया। चैलेंजेस इंडिया के सामने क्या है इनोवेशन की फील्ड में? एक तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम पैसा स्पेंड करते हैं, तो जितना करना चाहिए उतना हम कर नहीं रहे, जितना डेवलप नेशंस करते हैं। एजुकेशन क्वालिटी हमारे देश में उतनी हाई लेवल की नहीं है, मतलब कि वहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में गैप देखने को मिलेगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत कम है। पेटेंट फाइलिंग्स की बात करें तो वो हमारे देश में बहुत कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, तो उस चीज को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है नॉर्वे, जहां पे बहुत ज्यादा आपको प्रेस की फ्रीडम मिलेगी। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो दैट इज 159 आउट ऑफ 180, जो बहुत खराब रैंकिंग है। तो मेजर्स क्या लेनी चाहिए? सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, प्लुरलिटी, लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट और मीडिया इंडिपेंडेंस। इन तरह के मेजर्स को लेकर हम मीडिया की जो फ्रीडम है, प्रेस की फ्रीडम है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इश्यूज क्या क्या है? एक तो इंटरनेट हमारे देश में बड़ा शटडाउन किया जाता है, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो दोज आर बेसिकली द कोर कंसर्न्स और इश्यूज ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश करती है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इन्होंने मेजर्स क्या क्या लिए? मिलिटराइजेशन लेवल्स देखते हैं कि देशों में कितने हैं, सोसाइटल और सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज देखते हैं, और देश में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें जिस कंट्री ने बेस्ट परफॉर्म किया है दैट इज आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग की बात करें हम तो इंडिया की रैंकिंग आपकी 26 है। नेक्स्ट रिपोर्ट इज योर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी क्या मेजर करती है? जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है,
देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, क्या लोगों के पास अपनी चॉइसेस को डिसाइड करने की आज़ादी है या नहीं है, लोगों का गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ट्रस्ट कितना है, लोगों के अंदर जेनरोसिटी कितनी है। तो बेसिकली इसको पब्लिश किया जाता है UNSDSN द्वारा। टॉप कंट्रीज में आया आपका फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 126, मतलब इंडिया के लोग तो ज़्यादा खुश नहीं है। आप लोगों के अंदर जो खुशी का स्तर है वो बहुत कम है। तो यंगर पॉपुलेशन जो है स्टिल हैप्पियर देन द ओल्डर ग्रुप्स, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो एडल्टहुड में है वो इतने खुश नहीं है जितनी यंगर पॉपुलेशन हमारी खुश है। तो चलिए आपकी वजह से थोड़ी रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई। सो नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2024। तो इसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है हर 2 सालों में। ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये मेजर क्या करता है, कस्टम्स की एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की इक्वालिटी क्वालिटी, इंटरनेशनल शिपमेंट्स की किस तरह से इंडिया में आती हैं, कितना टाइम उनको लगता है यहाँ पे, लॉजिस्टिक क्वालिटी, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइमलीनेस। तो इस तरह से ये कुछ मेजर्स हैं जो आपका लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स मेजर करता है एंड इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक है इसमें 38। इंप्रूव क्यों किया गया इंडिया का रैंक, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था PM गति शक्ति, जिसमें हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते थे। हमने फास्ट टैग की स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें हमने क्या किया, गाड़ियों से जो हम टोल कलेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कलेक्ट करते हैं। एंड थर्डली द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, हमने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को इंटीग्रेट किया। तो इस तरह से हमारी जो रैंकिंग थी वो इंप्रूव होके 38 तक पहुंची। नेक्स्ट रिपोर्ट इज योर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। तो इसकी अगर हम बात करें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इसमें देखी जाती है कि जो वर्क फोर्स है उसमें कितनी इक्वालिटी है, जो वेज है वो कितना उसमें डिस्पैरिटी है। एजुकेशनल अटेनमेंट को देखी जाता है कि क्या हमें एजुकेशन का एक्सेस है। हेल्थ और सर्वाइवल के इश्यूज को देखा जाता है, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सेक्स रेशो क्या है देश में, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखी जाती है। तो इस तरह से ये 4 इंडिकेटर्स आपके ग्लोबल जेंडर गैप में देखे जाते हैं। तो इसको पब्लिश करती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें भी टॉप कंट्री जो होगा आपको देखने को मिलेगा दैट इज आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग की बात करें 127। अब इंडिया में मेन इशू क्या है कि जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल्स वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं या फिर उनको वो इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो फीमेल्स की वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन काफी कमजोर है इंडिया में। दैट इज द मेन इशू। नेक्स्ट रिपोर्ट इज योर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, नॉट द रिपोर्ट बट इंडेक्स। तो इसको पब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास। तो ये मेजर इसमें क्या मेजर किया जाता है, बेसिकली टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एयर ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कल्चरल रिसोर्सेज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें इंडिया को रैंकिंग दिया गया 39। फिर भी अच्छा रैंकिंग है, काफी बढ़िया रैंकिंग है। तो इसमें बेसिकली हमारे देश में टूरिज्म प्रमोट होगा। जब बाहर के जो फॉरेनर्स होंगे वो देखेंगे इंडिया की रैंकिंग 13 है तो उनको लगेगा इंडिया में विजिट करना चाहिए। तो दैट वुड लीड टू द बूस्ट इन टूरिज्म इन द कंट्री। तो इंडिया का पोटेंशियल क्या है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म पोटेंशियल। नेक्स्ट इज सॉफ्ट पावर इंडेक्स। अब मैंने आपको बताया था 2 तरह की पावर्स होती हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। आप अपने कल्चर से, अपनी वैल्यू से दुनिया में कितनी डोमिनेशन रखते हो, दैट इज द सॉफ्ट पावर। आप अपने मिलिट्री के बेसिस के ऊपर दुनिया में कितनी डोमिनेशन रखते हो, दैट इज योर हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर इंडेक्स की अगर हम बात करें, उसमें डिप्लोमेसी को देखा जाता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारी इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनली कैसी हैं। मीडिया के इन्फ्लुएंस को देखा जाता है कि आपकी जो मीडिया है उसकी ग्लोबल प्रेजेंस कैसी है। कल्चर को देखा जाता है, हमारे कल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं, हम ग्लोबल लेवल के ऊपर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एजुकेशन को देखा जाता है कि आप कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने देश में अट्रैक्ट करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट को देखा जाता है कि आपकी जो
ऑनलाइन प्रेजेंस है, एंगेजमेंट है, वो कैसी है और वो कितनी है। तो अभी बात करें हम बेसिकली इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक वाज 29 इन सॉफ्ट पावर इंडेक्स, दैट इज अ कंसिडरेबली गुड रैंक। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो इस टाइम इंक्रीज कर रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर। जिस तरह से हमने 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी को लिया था, होस्ट किया था, तो उसने भी हमारी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में बड़ी हेल्प करी थी, क्योंकि हमने क्या किया था उसमें, जो हमारे देश का कल्चर है वो बाहर के लोगों को दिखाया था, अपने वैल्यूज को शो किया था। सो नेक्स्ट रिपोर्ट इज बेसिकली वर्ल्ड बैंक एंड IMF इकोनॉमिक आउटलुक्स 2024-25। तो वर्ल्ड बैंक जो पब्लिश करता है दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2024। इसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो लगातार 5वें साल में अपनी स्लोएस्ट ग्रोथ को रिकॉर्ड करने वाली है। जैसे ग्लोबल ग्रोथ की बात करें दैट इज जस्ट 2.4%। ग्लोबल ग्रोथ के कंट्रास्ट में अगर हम इंडिया की इकोनॉमी देखें तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लाइक 8% इंडिया की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, जीडीपी ग्रोथ हमारे देश में। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो किस चीज को फेस कर रही हैं इस टाइम के ऊपर, हाई डेप्ट लेवल्स, वीक इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लाइमेट शॉक्स, इन चीजों को डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वो फेस कर रही हैं। सो इंडिया और वर्ल्ड बैंक की आउटलुक की हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड बैंक आउटलुक की अगर हम बात करें तो 6.5% जो था वो ग्रोथ फॉरकास्ट है हमारे देश का 24-25 के लिए, जो 6.3 to 6.7% की रेंज में रहेगा। इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो इंडिया एक ग्रोथ लीडर की तरह काम कर रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें हमारे की ड्राइवर्स कौन से हैं ग्रोथ के, एक तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, हम अपने देश में प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है हमारी। गवर्नमेंट कैपेक्स है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काफी इन्वेस्ट कर रही है। हम अपनी सर्विसेज को भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की ग्रोथ के रिस्क क्या क्या हैं, एक तो ग्लोबली स्लो डाउन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होंगी उनकी डिमांड कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम वहां पे कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज क्लाइमेट शॉक्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन प्रेशर्स की बात करें, जो फूड और फ्यूल की प्राइस वोलेटिलिटी है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पैटर्न्स को इम्पेक्ट कर रही है। सो नेक्स्ट रिपोर्ट इज IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करती है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। इन्होंने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की है दैट इज सिमिलर टू 3.2% ग्रोथ। अब ये जो इन्फ्लेशन है वो कूल तो हो रही है, मतलब कम तो हो रही है, बट स्टिल अबव द प्री पेंडेमिक लेवल्स के अभी भी ऊपर ही है वो। तो रिकवरी पैटर्न की बात करें, रिकवरी पैटर्न अनइवन है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो स्लो कर रही हैं, जो एशिया का रीजन है वो ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। इंडिया के कंसर्न में IMF ने क्या बोला है कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो 6.8% के आसपास रही 2024 में, और जो 2025 है उसमें ग्रोथ इंडिया की इंक्रीज करेगी 7% तक। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया का शेयर ग्लोबल ग्रोथ में 16% रहेगा। तो क्या की ड्राइवर्स हैं इंडिया के ग्रोथ के, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क्स भी हैं, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन की वोलेटिलिटी इंडिया में हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड में जो फ्रेगमेंटेशन चल रही है वो भी इंडिया को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये कुछ उसमें हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज सिप्री आर्म्स ट्रांसफर 2024। अब ये सिप्री बेसिकली है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखता है कि दुनिया में कितने जो देश हैं वहां पर आर्म्स का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, कौन सा देश ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन ग्लोबल लीडर है। तो डेटा सेट्स जो है वो 2019-2023 के जो पीरियड है उसको कवर करते हैं 2024 की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। तो ग्लोबल आर्म ट्रांसफर ट्रेंड की अगर बात करें तो यूएसए का शेयर अभी भी सबसे ज्यादा है 40%, मतलब यूएसए एक डोमिनेंट एक्सपोर्टर है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस ने रशिया को बीट किया नंबर 2 बनने के लिए, मतलब नंबर सेकंड एक्सपोर्टर पहले रशिया हुआ करता था लेकिन उसके बाद फ्रांस हो गया। रशिया की रैंकिंग की बात करें थर्ड, तो रशिया थर्ड किस तरह से हो गया,
क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गई और रशिया को जो वेपन्स थे वो अपने देश के लिए चाहिए थे, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया उनको। नंबर 4 पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट की बात की जाए अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो दैट इंक्रीज्ड बाय 5%। नो इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत, वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। मतलब जितनी दुनिया में इंपोर्ट होता है आर्म्स का, उसका 9% शेयर जो है वो इंडिया के पास है। और इसमें हम देखते हैं कि 4% की जो ग्रोथ है वो रिकॉर्ड की गई है 2024 पीरियड में। अब इंडिया टॉप इंपोर्टर क्यों है? क्योंकि लार्ज मॉडर्नाइजेशन नीड्स है हमारी, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। रीजनल टेंशंस हैं हमारे आसपास, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, अब बांग्लादेश भी एक नई सरदर्द बन गया हमारा। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग गैप है, मतलब कि हम अपने देश में इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द आउटसाइड कंट्रीज। तो इंडिया के अगर आर्म सप्लायर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया को है रशिया। रशिया के बाद सेकंड नंबर आता है फ्रांस का, थर्ड नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, फिर उसके बाद इजराइल और फिर थोड़ा शेयर बाकी देशों का। अब ट्रेडिशनली इंडिया को सबसे ज्यादा हथियार जो बेचता था वो था रशिया। 65% इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो रशिया से आते थे, डिफेंस इंपोर्ट्स। लेकिन वो अब गिर के हो गया 36%। एक तो उसका रीजन ये भी है कि इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की, हम बाकी देशों से भी खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि हम खुद अपने देश में भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और तीसरा रीजन ये है कि रशिया अब यूक्रेन वॉर में उलझ गया, तो वो खुद के देश की सिक्योरिटी पहले देखेंगे। तो जिस तरह से फ्रांस से हम रफाल लेते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन्स लेते हैं, यूएसए से हम P-8I एयरक्राफ्ट लेते हैं, चिनूक अपाची हेलीकॉप्टर्स लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली द बास्केट ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट। तो इंडिया के हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश की बात करें, तो पिछले 5 सालों में वो 3 गुना इंक्रीज हो गया। इट हैज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स इन द लास्ट 5 years। अब हम बहुत सारे तो नहीं, बट कुछ देश हैं जिनको आर्म्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हमने फिलीपाइंस को किया साउथ ईस्ट एशिया में, अर्मेनिया को करते हैं, और भी कुछ गिने हुए देश हैं जिनको हम करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इन अटेन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस इनिशिएटिव्स। तो हमने कौन कौन सी चीजें अपने देश में बनाई? तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया, ब्रह्मोस हमने मिसाइल्स बनाई, और पिनक्का रॉकेट सिस्टम हमने अपने देश में बनाया। तो दिस इज बेसिकली द इंडिजीनियस सक्सेसेस। लेकिन फिर भी अभी भी हमें जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हेविली डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उस चीज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो रीजनल आर्म ट्रांसफर ट्रेंड्स की अगर बात करें, अभी हम सिप्री की रिपोर्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सिप्री कहता है कि रीजनल आर्म्स जो ट्रांसफर के ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से हैं। बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग रीजन है ड्यू टू चाइना ताइवान टेंशन की वजह से, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, एशिया और ओशियानिया का रीजन। मिडल ईस्ट में भी जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और मॉडर्नाइजेशन वो अपने हथियारों की कर रहे हैं, तो वहां पर भी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं।